नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर चिराग पासवान ने बिहार के सीएम पर साधा निशाना। का लोगों की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे हैं नीतीश कुमार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी ने बीजेपी और एलजेपी को दिया बड़ा झटका। लोजपा सांसद के पुत्र और भाजपा प्रवक्ता आरजेडी में हो गए हैं शामिल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महागठबंधन का नया नारा सामने आया। का डबल इंजन की सरकार हटाने के लिए ठेठ बिहारी करो तैयार। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की जीत होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चिराग पासवान ने बिहार के सीएम पर साधा निशाना। कहा, लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार लोगों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं। ये सोचने वाली बात है कि बिहार के सीएम किस विकास की बात करते आ रहे हैं। चिराग पासवान ने कही ये बात। चिराग पासवान ने कहा कि हमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन उम्मीदों पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। ये वास्तव में चिंता का विषय है। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री के लिए विकास की परिभाषा क्या है? बिहार में शुरू की गई कोई भी स्कीम निचले दर्जे के लोगों तक नहीं पहुंची है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शंस 2020, तेजस्वी ने बीजेपी और एलजेपी को दिया झटका। लोजपा सांसद के पुत्र और भाजपा प्रवक्ता आरजेडी में शामिल। जी हां दोस्तों, राजद ने सोमवार को लोजपा और भाजपा को झटका देते हुए उसको दो नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया। इसमें लोजपा के खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर के पुत्र यूसुफ कैसर और पूर्व सांसद सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विश्व मोहन मंडल शामिल है। इन दोनों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। चुनावी सीजन में हर दिन तमाम नेताओं के दल बदल का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पूर्व सांसद विश्व मोहन मंडल ने राजद का दामन थाम लिया। वे पहले जेडीयू से भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें प्रदेश प्रवक्ता बनाया था। अब वे राजद में शामिल हो गए। उनके सुपौल से विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं लोजपा सांसद महबूब अली कैसर के पुत्र यूसुफ कैसर के भी खगड़िया से चुनाव लड़ने की संभावना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन का नारा, डबल इंजन की सरकार हटाने के लिए ठेठ बिहारी करो तैयारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को डबल इंजन की सरकार कहकर ताना कसते हैं। तेजस्वी यादव के इस राजनीतिक तंज पर राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार की अस्मिता का रंग चढ़ा दिया है। लालू प्रसाद ने नारा दिया है, ठेठ बिहारी करो तैयारी। तेजस्वी यादव का कहना है इस नारे के बल पर वह बिहार के लोगों का स्वाभिमान जगाएंगे और कांग्रेस, वामदल तथा राजद के सहयोग से 10 नवंबर के बाद सरकार बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता पिछले 3 दिन से चिराग पासवान के अगले कदम के इंतजार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिराग पासवान का रवैया बर्दाश्त नहीं है। चिराग को संतुलित करने के लिए ही कड़वा घूंट पीकर नीतीश कुमार ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को जेडीयू और भाजपा के साथ फिर जोड़ा। यह वही मांझी हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कुछ महीनों का मुख्यमंत्री बनाया था। बाद में इस्तीफा ले लिया और मांझी ने नई पार्टी बनाई। मांझी कई साल तक महागठबंधन के साथ रहे, मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े और अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। राजद के नेताओं को पहले से पता है कि लोजपा एनडीए से अलग हो सकती है। तेजस्वी यादव सवाल पूछते हैं कि 15 साल में मीडिया ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू तो बना दिया, लेकिन उन्होंने किया क्या? वह तो केंद्र सरकार और भाजपा के दबाव में लगातार बिहारियों की अस्मिता से समझौते कर रहे हैं। एलानिया लहजे में तेजस्वी कहते हैं कि बिहार में रोजगार के अवसर आए क्या? कितनी औद्योगिक इकाइयां लगी? क्या राज्य में कानून व्यवस्था सुधर गई? विकास के मामले में बिहार अभी भी पिछड़ा क्यों है? तेजस्वी का कहना है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे। अपने स्वार्थ के लिए ही उन्होंने फिर भाजपा के साथ हाथ मिलाया है। इसमें कौन चला गया? बिहार के लोग। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि यादव, मुस्लिम, अन्य पिछड़ा वर्ग समेत तमाम लोगों के विश्वास के बूते 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने बना दिया है बिहार को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला, राठौड़। जी हां दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने पिछले 15 वर्षों से बिहार को भ्रष्टाचार का प्रयोगशाला बना रखा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि इस नीतीश सरकार में पिछले 15 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के इतने घोटाले हुए हैं कि नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची भी माना जा सकता है। नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि नीतीश से सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, पोशाक घोटाला, डीपीआर घोटाला,
दवा घोटाला, धान खरीद घोटाला, शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के दर्जनों विभिन्न प्रकार के घोटालों ने यह साबित कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में भ्रष्टाचार को पाल पोस कर विशालकाय दैत्य के रूप में स्थापित कर दिया है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने के डर से नीतीश सरकार बिहार में जनादेश का अपहरण कर भाजपा के साथ मिल गए थे, क्योंकि भाजपा नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार को भलीभांति जानती थी। इस भ्रष्टाचार में भाजपा में नीतीश कुमार की पार्टनर रही है, इसलिए आज चाहकर भी दोनों पार्टी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती है। नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से बिहार की आम आवाम सदैव पीड़ित उत्पीड़ित रही है। इस चुनाव में बिहार की जनता नीतीश सरकार को पूरी तरह से विदा कर देगी। प्रखंड स्तर से लेकर मुख्य सचिवालय तक व्याप्त भ्रष्टाचार ने बिहार के विकास को पंगु बनाकर रख दिया है। बड़े बड़े निर्माण कार्य में घोटालों का अंबार है। तटबंध ऐसे बनते हैं बिहार में 2 उद्घाटन के पूर्व ही बह जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार की जनता इस बार महागठबंधन को 2/3 बहुमत के साथ विजय बनाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना और कहा, तेजस्वी मेरे छोटे भाई की तरह, उनको शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लंबे समय तक बिहार में लोजपा एनडीए के साथ थी, लेकिन इस बार जेडीयू के साथ सही तालमेल नहीं बैठने के चलते लोजपा ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया है। इसी कड़ी में लोजपा प्रमुख और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू से अलग होकर हम महागठबंधन में शामिल हो सकते थे, लेकिन हमने मुश्किल रास्ता चुना और ये बिहार के लिए है। चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बिहार के कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन पीएम मोदी से प्रेरित है। उन्होंने एक बार डबल इंजन की सरकार कहा था। उनकी ये बात इस चुनाव में असर कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ना तो बिहार की जनता को और ना ही उन्हें सीएम के साथ निश्चय सेकंड पार्ट में विश्वास है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि मुझे पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार को कहा है कि बिहार में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी, जिसमें लोजपा भी शामिल रहेगी। लोजपा के सभी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। लोकतंत्र में जनता के पास ताकत है, अब जनता ही तय करेगी कि उनका नेता कौन होगा। बता दें कि चिराग पासवान ने बिहार की जनता को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लोगों से साफ शब्दों में अपील की है कि वे जेडीयू को इस बार के चुनाव में वोट ना दें। चिराग पासवान ने अपने पत्र में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अपने अभियान को लेकर भी कई बातें साफ की हैं। वहीं इस पत्र को सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट कर उन्होंने युवाओं को रोजगार और बिहार के विकास की बातें की हैं। चिराग ने लोगों से की गई अपनी अपील में कहा है कि वे जेडीयू को वोट ना दें, वरना उनके बच्चों को चुनाव के बाद पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में राहुल का हल्ला बोल, कहा सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र में संसद से पास हुए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार की पुरजोर खिलाफत कर रहे हैं। कांग्रेस इन दिनों पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा निकाल रही है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भी शिरकत कर रहे हैं। सोमवार को पंजाब के भवानीगढ़ से समाना के लिए ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत हुई। अपनी खेती बचाओ यात्रा की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने पंजाब में एक जनसभा को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 6 साल से ये सरकार गरीबों, मजदूरों और किसानों पर एक के बाद एक आक्रमण कर रही है। अगर आप इनकी नीतियां देखें तो एक भी नीति ऐसी नहीं है जो गरीब जनता को फायदा पहुंचा सके। राहुल गांधी ने कहा, नोटबंदी के बाद जीएसटी लाए, अब आप किसी भी छोटे दुकानदार या छोटे व्यापारी से पूछिए कि जीएसटी से क्या हुआ। आज तक छोटा दुकानदार या व्यापारी जीएसटी को समझ नहीं पाया है। कोरोना काल में हुई दिक्कतों की बात उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा, कोरोना के समय में हमने नरेंद्र मोदी जी से कहा कि गरीबों की मदद कीजिए। भूखे मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। हमने कहा कि छोटे व्यापारियों की मदद कीजिए, लेकिन मोदी जी ने फिर भी कोई कदम नहीं उठाया। किसानों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन कानूनों को इस संकट के वक्त ही क्यों लाया गया? जल्दी किस बात की थी? इसलिए क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि अगर किसान और मजदूर के पेट पर कुल्हाड़ी मारी जाए तो वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ इस सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। जहां उन्हें एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, वहीं इन 3 कानूनों से वह किसानों और मजदूरों को मार रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए राहुल गांधी ने कहा, किसान के पास बस 2 ही विकल्प होंगे, अडानी या अंबानी। अब आप बताओ, क्या एक किसान उनसे लड़ सकता है? क्या उनसे बातचीत कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सब खत्म हो जाएगा और यही मोदी जी का लक्ष्य है। मैं यहाँ सिर्फ किसानों और मजदूरों के लिए नहीं खड़ा, बल्कि हिंदुस्तान की समस्त जनता के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि नुकसान सिर्फ किसान या
मजदूर वर्ग का नहीं बल्कि पूरे देश का होने जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी अब पीछे नहीं हटने वाली। मोदी जी, आपको समझना होगा कि किसान मजदूर की शक्ति क्या है। ये सब कोरोना के डर से घर पर नहीं बैठने वाले बल्कि अब सड़कों पर उतरेंगे, आपकी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और इन कानूनों को रद्द करके दिखाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा, डीएम पर कार्रवाई कब। जी हां दोस्तों, हाथरस कांड को लेकर सियासत जारी है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कल यूपी के सीएम साहब ने संवाद से समस्याओं को हल करने की बात कही, तो क्या वो पीड़ित परिवार की बात सुनेंगे। हाथरस डीएम पर कार्रवाई कब, न्यायिक जांच के आदेश कब। प्रियंका ने यह भी कहा कि न्याय की पहली सीढ़ी है पीड़ित लड़की की बात सुनना। वास्तविकता ये है कि बीजेपी आज भी लड़के के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। इससे पहले हाथरस के जिलाधिकारी के निलंबन की मांग करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था कि हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार सबसे बुरा बर्ताव डीएम का था। उन्हें कौन बचा रहा है, उन्हें अविलंब बर्खास्त कर पूरे मामले में उसकी भूमिका की जांच की जाए। उन्होंने कहा था कि परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, तब क्यों सीबीआई जांच का हल्ला कर एसआईटी की जांच जारी है। यूपी सरकार यदि जरा भी नींद से जागी है तो उसे परिवार की बात सुननी चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बीते शनिवार अपने भाई राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने परिवार का हाल जाना और उनके साथ तकरीबन 1 घंटे तक रही थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चंद्रशेखर आजाद ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सीबीआई को कहा सरकार का तोता। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हाथरस प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है क्योंकि वह सरकार का तोता है। उन्होंने मांग की है कि हाथरस प्रकरण की जाँच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों का पैनल करे। उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश में जातिगत दंगे कराने की साजिश कर रही है। यूपी सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। चंद्रशेखर ने कहा कि जांच करने वाले जज भी दलित समाज से होंगे तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है। उन्होंने कहा कि हाथरस में एक समुदाय विशेष दलितों के खिलाफ पंचायत कर रहा है और सरकार मौन बैठी है। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार को अपने साथ सहारनपुर या दिल्ली अपने घर लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिलने पर वे यूपी विधानसभा का घेराव करेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि लखनऊ में सामान्य वर्ग के विवेक तिवारी की हत्या पर सरकार ने तत्काल सरकारी नौकरी दे दी, लेकिन हाथरस दुष्कर्म में पीड़ित परिवार को दलित होने की वजह से अब तक नौकरी नहीं दी गई। सरकार जाति के आधार पर कार्रवाई कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी से बदसलूकी को लेकर एनसीडब्ल्यू सख्त, यूपी पुलिस से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में शिकार हुई युवती के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक पुलिसकर्मी ने उनके कपड़े पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस की बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस ने कथित रूप से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रियंका गांधी के साथ कथित धक्का मुक्की को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कड़ी आपत्ति जताते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा है। महिला आयोग ने कहा कि इस तरह का असंवेदनशील व्यवहार पूरी तरह अस्वीकार्य है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, विपक्ष में रहते वक्त भाजपा ने केंद्र के कानून को किया था खारिज, अब उसे ही हथियार बनाएगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की ओर से बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राज्यों में इसकी कानूनी तोड़ निकालने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले दिनों पार्टी द्वारा शासित राज्यों से कहा था कि वे अपने यहाँ केंद्र के कानून को खारिज करने के लिए नया कानून बनाएं। ऐसा करना संविधान के दायरे में है। अब पार्टी शासित राज्य इस उद्देश्य के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की कानूनी टीम ने पिछले हफ्ते इस संबंध में एक कानून का मसौदा तैयार किया था। पार्टी के एक सूत्र ने कहा, कांग्रेस शासित राज्य केंद्र के नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे अपने अपने राज्यों में केंद्र के नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वे इन कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए अपनी राज्य विधानसभाओं में एक नया विधेयक लाएंगे। हाल ही में केंद्र द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों का कांग्रेस सख्त विरोध कर रही है और वह इन कानूनों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में पार्टी शासित राज्यों को अपनी अपनी विधानसभाओं में संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत
तहत कानून पारित करने की सलाह दी थी। कांग्रेस का दावा है कि अनुच्छेद 254(2) किसी राज्य विधानसभा को संसद के कानून के प्रतिकूल कानून बनाने की अनुमति देता है। इस प्रावधान का इस्तेमाल भाजपा ने संप्रग सरकार द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ किया था। सूत्रों ने बताया कि एक और जहां कांग्रेस शासित राज्य इस संबंध में कानून पारित करने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ गैर राजक शासित राज्यों के भी ऐसा करने की संभावना है, क्योंकि वे केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर बिगाड़ा बीजेपी का गणित, उम्मीदवारों के नामों पर नए सिरे से विचार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने रविवार को एनडीए से अलग चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की। लोजपा के अकेले लड़ने के फैसले के बाद बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। बदले हुए जातीय समीकरणों के अनुसार उम्मीदवार तय होंगे। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अब नई रणनीति के अनुसार उम्मीदवार तय करेगी। नए सिरे से उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने के लिए बिहार बीजेपी नेताओं की आज दिल्ली में बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे। बैठक आज सुबह 9 बजे जेपी नड्डा के आवास पर है। बैठक में सीटों, एलजेपी के अलग होने के बाद की स्थिति और चुनाव तैयारियों पर होगी चर्चा। एलजेपी के अलग लड़ने के ऐलान के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। कल हुई बैठक में बिहार में लड़ने वाले सभी सीटों पर चर्चा हुई। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द होगी। बिहार में एनडीए में काफी दिनों से बढ़ती दरार आखिरकार खाई बनने की स्थिति में आ गई। लोक जनशक्ति पार्टी की संसदीय बोर्ड की कल हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार में एलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि विधानसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, राजद ने किया ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी के बेटे को टिकट, जानिए सूची। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव चरम पर है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। राजद 144, कांग्रेस 70 और वाम दल सहित अन्य 31 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में कुल 243 सीट है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर दिया है। नोखा से अनीता देवी, चकाई से सावित्री देवी, जमुई से विजय प्रकाश यादव, जहानाबाद से सुदेह यादव, रामगढ़ से आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, शाहपुर से शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी और शेखपुरा से विजय सम्राट को टिकट दिया गया है। रामगढ़ के वर्तमान विधायक को टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को टिकट दिया गया है। सुधाकर सिंह भाजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी। राजद में कई बड़े नेताओं को टिकट कट गए हैं। यहां तक कि नीतीश सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक का टिकट भी कटने की उम्मीद है। उन्हें फुलवारी शरीफ से टिकट नहीं मिलेगा। वह इसी कारण जेडीयू से राजद में आए थे। बड़े नेताओं को कहीं न कहीं से एडजस्ट कर लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस बार राजनीतिक दलों की सत्ता का गणित बदलेंगे 36 लाख साइलेंट वोटर। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने जिन 4 वर्ग के मतदाताओं के मतदान पर इस बार जोर दिया है, उनमें महिला वोटरों को छोड़ दें तो बाकी कथित तौर पर चुप्पा वोटर, साइलेंट वोटर हैं। आंकड़ों में इनकी संख्या स्थानीय स्तर पर भले ही कम दिखती हो, लेकिन इनकी कुल संख्या सूबे में राजनीतिक दलों के गणित को बदल सकती है। इन चुप्पा वोटरों की कुल संख्या 35.89 लाख हो चुकी है। इनमें 80 वर्ष के ऊपर के 13,03,543 मतदाता हैं। 6,83,266 दिव्यांग और 16.3 लाख वे प्रवासी श्रमिक मतदाता हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से लॉकडाउन के कारण घर लौटे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश से नाराज चिराग कॉल नहीं उठा रहे। सीएम ने रामविलास का हाल जानने को लगाए 10 कॉल। जी हां दोस्तों, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऐसे नाराज हैं कि उनका फोन कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को चिराग पासवान ने पिता व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की तबीयत के बारे में ट्वीट कर कहा था कि अचानक देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। जरूरत पड़ने पर संभवतः 1 हफ्ते बाद एक और ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत के बारे में जानने के लिए चिराग को कम से कम 10 कॉल किए, मगर चिराग ने उनके कॉल रिसीव नहीं किए। बता दें कि रामविलास पासवान पिछले पखवाड़े से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार से चिराग की नाराजगी एक दिन की नहीं है। वह हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार और फोन पर मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाने को लेकर हमेशा असहज रहे हैं। बात उन दिनों की है जब नीतीश एनडीए से अलग थे। चिराग के संसदीय क्षेत्र जमुई के सरकारी अधिकारी उन्हें तरजीह नहीं देते थे। क्षेत्र के विकास से संबंधित बैठकों में भी अधिकारी नहीं आते थे। चिराग को बुरा लगता था, कुछ ना बिगाड़ पाने की व्यवस्था की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में लोजपा के एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने से जानिए कैसे बढ़ेंगी नीतीश कुमार की दिक्कतें। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी
पार्टी ने अंततः बिहार चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कल ले लिया। पार्टी ने साफ किया है कि चुनाव के बाद लोजपा के सभी विधायक भाजपा का समर्थन करेंगे। वैसे पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान पहले से कह रहे थे कि हमारा गठबंधन जेडीयू नहीं बल्कि भाजपा से है। हम बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे। चिराग ने बताया कि पार्टी ने तय किया है कि लोजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। पार्टी ने साफ किया है कि कई सीटों पर जेडीयू के साथ वैचारिक लड़ाई हो सकती है ताकि जनता खुद निर्णय कर सके। साफ है कि लोजपा जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी, पर पार्टी लगातार दोहरा रही है कि भाजपा के साथ उसका गठबंधन जारी रहेगा। लोजपा 143 सीट पर चुनाव लड़ने की बात शुरू से ही करती रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।